अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बूटिंग और उसकी टाइप्स। बूटिंग जो है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टर्म है दैट डिस्कस एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने पहले बताया आपको इस पहले वीडियो में अभी कि कंप्यूटर हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता है। और सॉफ्टवेयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले वहाँ पर होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या जो भी सिस्टम डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो जब भी उसको चलाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में अवेलेबल होना चाहिए, तब जब जाके कोई भी काम डिजिटल डिवाइस कर सकता है। तो कंप्यूटर के लिए कि अगर कोई प्रोग्राम है या अगर कोई गेम है, अगर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सॉफ्टवेयर रैम में चलता है। तो रैम से लेके वो चलता है, दैट मीन्स वो सारे प्रोग्राम्स पहले रैम में होने चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट करते हैं, पावर बटन को ऑन किया तो हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, तो उस वक्त क्या होता है, कंप्यूटर पहले क्या करता है, पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करके रखा है डिस्क में, हार्ड डिस्क में, वो उसकी कॉपी रैम में आ जाती है। तो गेटिंग द कॉपी into the RAM when we start our system, तो that's called the booting. So booting का मतलब क्या है, loading of operating system into a RAM automatically when we switch on our computer. So उसको हम बोलते हैं बूटिंग। सो बूटिंग का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है या एसएसडी में आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ से वो कॉपी होकर रैम में आ जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द बूटिंग। और दो तरीके की बूटिंग हम करते हैं। So booting is the process or set of operations involved in क्या, loading या starting the operating system from the point in which the user switches on the power button. From the point क्या होता है, हार्ड डिस्क से आ जाता है या एसएसडी डिवाइस से आ जाता है, एसएसडी ड्राइव से आ जाता है। सो दैट्स कॉल्ड द पॉइंट। सो वो लोड वहाँ से होता है और जब हम पावर बटन को ऑन करते हैं वो वहाँ से लोड होकर रैम में आ जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द बूटिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिबूटिंग। कभी क्या हम करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, उसके क्या करते हैं, फिर से और एक नई कॉपी, फ्रेश कॉपी हार्ड डिस्क से रैम में आ जाती है विदाउट कटिंग द पावर सप्लाई। ठीक है, रिस्टार्ट क्या हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को बंद नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर से कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त फिर से एक नई कॉपी, पुरानी ख़त्म हो जाती है, नई कॉपी लोड हो जाती है, कहाँ पर, रैम में। सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड रिबूटिंग, या इसको हम बूटिंग बोलते हैं, या स्टार्टअप बोलते हैं, या बूट अप बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट टर्म दैट्स रिलेटेड टू बूटिंग। इन बूटिंग द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो लोड होते हैं फ्रॉम कंप्यूटर्स रोम। तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, रोम आप क्या देते हैं, हमारी आईबीएम का नाम आता है, ठीक है, या एलजी कंपनी का नाम आता है, या जो भी आपने ख़रीदा होगा डिजिटल डिवाइस उसका लोगो आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। वो कहाँ से आती है, क्या करते हैं, जब कंप्यूटर या डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन या बाकी लोडिंग प्रोसेसिंग सारी इन्फॉर्मेशन रोम में डाली जाती है, ROM। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड रीड ऑनली मेमोरी। तो ठीक है, तो रीड ऑनली मेमोरी क्या करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर वो पहले डिस्प्ले होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, तो उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम लोड हो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है फ्रॉम द करंट बूट डिस्क। जो भी आपने बूट डिस्क बनाई होगी या हार्ड डिस्क को बनाया होगा या एसएसडी आजकल इस्तेमाल होते हैं बूटिंग प्रोसेस के लिए। यूजुअली द बूट डिस्क कैन बी द इंटरनल हार्ड ड्राइव। यूजुअली हार्ड ड्राइव हो सकती है या एसएसडी ड्राइव होती है। आफ्टर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम द बूट प्रोसेस इज कंप्लीट। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारा बूट का काम ख़त्म हो जाता है एंड द कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़। तो अगर हमें कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, डिवाइस को इस्तेमाल करना है, पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर लोड होना चाहिए। तो लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इनटू द रैम इज़ कॉल्ड द बूटिंग। In the booting process, the system will read all the information from the files. Those are stored on the ROM chip. ठीक है, पहले ROM chip से जितने भी फाइल्स हैं वो सब के सब पहले रीड किया जाता है और अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन हो जाती है।
and the ROM chip will read all the instructions those are stored in these files. तो रोम फिर क्या करता है, वहाँ से जो जो होता है वो सब के सब रीडिंग प्रोसेस होता है, तो अकॉर्डिंगली एक्ट होता है. आफ्टर द बूटिंग ऑफ द सिस्टम, दिस विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. सो क्या होता है, जो भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आती है वो एक्चुअली रोम से आती है, फिर जाके उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है. दिस इंस्ट्रक्शंस दोज आर नेसेसिटी स्टार्ट द सिस्टम विल रीड एट द टाइम ऑफ बूटिंग. सो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं बूटिंग के रिगार्डिंग, वो सब के सब रीड होते हैं और हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं. सो जब स्टार्ट होता है तो एक्चुअली देयर इज अ टर्म दैट इज आल्सो कॉल्ड बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये एग्जाम में पूछा था, define BIOS. So BIOS is a abbreviation that can be defined basic, then I for input, O for output, S for system. Is the program a computer's microprocessor or CPU used to start the computer system after it is powered on. बेसिक इनपुट इन आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं वो रोम चिप के अंदर होते हैं, एंड दैट चिप इज़ कॉल्ड द बायोस, BIOS. तो बायोस से ही एक्चुअली रोम जो होते हैं उसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी इनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम उसके अंदर, जो भी फाइल्स उसमें अंदर होती हैं, वो सारे के सारे रीड हो जाते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द बायोस चिप एक्चुअली, जिसको हम रोम के नाम से भी जानते हैं. सो कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम. तो ये बायोस की चिप को ही इस्तेमाल करता है. पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो रीडिंग है, फाइल्स है, वो सब के सब कहाँ से आते हैं, बायोस चिप. दो दैट एक्चुअली यू आर सेइंग दैट इज द रोम. It also manages the data flow between the computer's operating system and attached devices. तो क्या होता है कि सब चीज़ें होती है कि वहाँ पर चेकिंग ऑफ डिवाइसेस होती है, लेकिन जो फाइल्स रीड होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है रोम में, that's actually information regarding to all the input devices, information or files regarding to all the output डिवाइसेस, वो सब के सब रीड होता है. जब आप स्टार्ट करते हो CPU उन सब को रीड कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. क्या इनपुट में कीबोर्ड को रीड करता है, माउस को रीड करता है, उन सब से फाइलों को प्रोसेसर रीड करता है, या हार्ड डिस्क को रीड करता है, या आपका जो मॉनिटर होता है जिसको हम वीडियो अडाप्टर बोलते हैं उसको रीड करता है, माउस को, प्रिंटर को, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फाइल्स में होती है वो सब के सब बायोस चिप से ही प्रोसेसर उसको रीड कर देता है. दिस इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस. तो इस तरह आप अपने इस तरह आप समझ सकते हो कि बूटिंग में क्या होता है. तो शॉर्ट टाइप में हम इसको क्या बता सकते हैं, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू ए रैम या इनटू द रैम ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स कॉल्ड द बूटिंग. तो पावर स्विच ऑन हमने किया तो पहला काम क्या होता है, बूटिंग का होता है. अब जो ये बूटिंग होता है, हम दो तरीके से हम बूट करते हैं सिस्टम को या लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो वन इज़ कॉल्ड द कोल्ड बूट एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड द वार्म बूट. अब कोल्ड बूट क्या होता है कि आपने सिस्टम लाया, आपने पावर स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसको सप्लाई होती है, तो दैट्स कॉल्ड द कोल्ड बूट. तो अब कभी क्या करते हैं, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, नहीं चलता है, या कभी क्या करते हैं हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे. सो विदाउट कटिंग द पावर सप्लाई वी आर अगेन गोइंग फॉर द बूटिंग द सिस्टम, and that's called the warm boot. Without cutting the power supply we are starting again our system, and that's called the warm booting. So basically we have यही दो टाइप्स है जो हम बूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो कोल्ड बूट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर दैट इज स्विचड ऑफ. जो पहले क्या है, स्विचड ऑफ, राइट. यूजुअली इट इज़ परफॉर्म बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर. तो कोल्ड बूट हम कैसे करते हैं, तो जब स्विच ऑफ होता है हम पावर बटन को ऑन करते हैं. So cold booting performs power on self test, that's called post. तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, पहला काम उसको क्या होता है, जब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी डिवाइसेस इसके पेरिफेरल्स होते हैं, वो इनपुट हो, आउटपुट डिवाइस हो, उन सब की चेकिंग होती है कि वेदर दे आर प्रॉपरली कनेक्टेड और दे आर प्रॉपरली वर्किंग, और या उनके सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं. सो फर्स्ट इज़ द चेकिंग प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड POST. पावर, P फॉर पावर, O फॉर ऑन,
एस फॉर सेल्फ टेस्ट, खुद से खुद अपने आप को कंप्यूटर टेस्ट करता है कि जितने भी पार्ट्स मेरे पास है क्या वो सब के सब वहाँ पर है, वो चल रहे हैं, रैम इज़ ओके, a keyboard is okay, mouse is okay, hard disk is okay. So every part is checked before going to booting the system, and that's called post. So एक term आई थी define the post, that's called power on self test. It is a series of system checks at the beginning of the बूट सीक्वेंस। तो इसमें क्या होते हैं, सिस्टम को चेक किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इट चेक्स वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट एंड द हार्डवेयर इज वर्किंग करेक्टली बिफोर स्टार्टिंग अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हमारे सारी चीज़ें ठीक है बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। सो जब भी आप बूट करो तो पहली बात सेल्फ टेस्ट होता है, खुद को वो टेस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड POST, power on self test. So warm booting second category is a process of restarting a system. तो उसमें हम क्या करते हैं, रिस्टार्टिंग करते हैं, दैट मीन्स पावर को कट नहीं करते हैं। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन विंडोज द यूजर कैन परफॉर्म वार्म बूटिंग बाय सेलेक्टिंग द रिस्टार्ट बटन। तो क्या कर सकते हैं, रिस्टार्ट बटन से हमारा वार्म बूटिंग होता है। फ्रॉम स्टार्ट मीनू से हम उसको रिस्टार्ट करते हैं। इन मैसेंटोश सिस्टम द यूजर कैन परफॉर्म वार्म बूटिंग बाय यूजिंग द रिस्टार्ट फ्रॉम एप्पल मीनू। अगर आपको एप्पल वाला है तो वहाँ पर आपको एप्पल मीनू में जाना है, वहाँ पर आपको कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है, रिस्टार्ट। सो दिस कुड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वार्म बूटिंग, राइट। सो विल कंटिन्यू हियर विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हमारे लैंग्वेजेस का पढ़ना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, तो उसमें हमने पढ़ा था ऑलरेडी पिछले यूनिट में, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सो कंप्यूटर प्रोग्राम मीन्स क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नॉट फॉर द पर्सन बट फॉर ए कंप्यूटर टू एकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। सो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है, वो पर्सन के लिए नहीं लिखा जाता है कि टू परफॉर्म और टू डू और टू एग्जीक्यूट एनी टास्क। टू डू सो वी हैव टू यूज सेट ऑफ डायरेक्टिव्स। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डायरेक्टिव्स हमें इस्तेमाल करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, सो यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टिव्स, जैसे नाउन प्रोनाउन वो सारे आप हम सीखते हैं उसमें, फिर कैसे बात करनी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसी तरह जो भी हम प्रोग्राम बनते हैं उसमें सेट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टिव्स लैंग्वेज के होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं, किसके लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। तो प्रोग्राम का जो लिखता है उसको यहाँ पर प्रोग्रामर कहते हैं, एंड द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्रामर जो उसमें कोडिंग लिखता है वो हार्डवेयर के लिए होता है, और वो जो कोडिंग है, वो जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता होना चाहिए। देयरफॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट द इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, फिर जाके हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है इन लो लेवल लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड वंस एंड zeros, and then that program is executed by the processor of the computer. So computer can easily execute programs that are written in machine language. अगर आपको machine language में प्रोग्राम होता है तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसलेटर कब इस्तेमाल होता है, जब हमारा प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ए प्रोग्राम कैन हैव थाउजेंड्स और इवन millions of binary codes, and writing such a program would be very tedious if you write in the binary language, and that is huge and time consuming. Programming in machine language would be very difficult because putting a zero or the one in a wrong place will cause an error. तो अगर आपने जहाँ वन लिखना था वहाँ ज़ीरो लगा दिया, जहाँ ज़ीरो लिखना था वहाँ वन लगा दिया, सो उसमें एरर आता है, फिर बहुत मुश्किल होता है उसको रेक्टिफाई करना कि एरर कहाँ पर आया है। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द हाई लेवल लैंग्वेज दैन द लो लेवल लैंग्वेज। सो दैट्स वाई कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हेयर। वन इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, वो मैंने आपको बताया कि दैट इज द प्रोग्राम दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़। फिर जो वनस एंड ज़ीरोज़ में प्रोग्राम हुआ करता था तो एक ज़माना आया कि एक नेमोनिक कोडिंग आ गई कि जैसे ऐड करना है उसके लिए ऐड लिखा गया, ADD ऐड। सो अनदर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर द कन्वीनियंस पर्पज़, क्योंकि बाइनरी में प्रोग्राम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। सो लैंग्वेज वाज डेवलप्ड
that's known as assembly language. So assembly language is a fair one level. So high level language, sorry low level language के बाद एक जो जीरो एंड वन में जो प्रोग्राम लिखते थे, इसका अपर स्टेप एक लैंग्वेज बनाई गई, दैट वाज नोन एज ए असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज के लिए हम जस्ट लाइक इंग्लिश में हम प्रोग्राम लिखते थे वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली वो फिर ट्रांसलेट होता था. ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर. Assembler is a translator that is used by assembly language to translate the assembly code or mnemonic codes into the binary ones. So assembly level is a fair one level above. ठीक है, the machine level language. No doubt designing a program in assembly language is also not a very simple task, but better than the ones and zeros. But smooth the program code is quite अंडरस्टैंड. तो आसाम से हमें उसको वो कोड समझ में आ जाता, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज में भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं. ए पर्सन अडॉप्ट अ हैंड इन असेंबली लेवल लैंग्वेज कैन बी वेरी इजली अंडरस्टैंड द सिस्टम स्टेटमेंट. जो हम उसमें लिखते हैं वो हमें समझ में आ जाता है. अगर किसी जगह एरर आता है तो हम इजली उसको रेक्टिफाई करते हैं. वाइल एज इन राइटिंग द प्रोग्राम्स इन बाइनरी वंस, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट वाज वेरी टीडियस. दैट्स वाई कि प्रोग्रामिंग का ये सारा ये सब का सब इम्प्रूव हो गया, बिकॉज वी विल एबल टू राइट द प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज. जैसे हमें एडिशन करना है तो असेंबली लैंग्वेज में हम ऐड लिखते हैं. जैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB लिखते हैं. तो अगर हमें मल्टीप्लाई लिखना था हम लिखते थे MULT. ठीक है, इज़ क्वाइट इजली टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैन राइटिंग इन वंस एंड जीरोज. तो याद रखना है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर जो होता है उसको हम असेंबलर बोलते हैं. तो उससे भी ज़्यादा इजी हो गया कि डायरेक्टली जैसे हम इंग्लिश स्पीक करते हैं या बोलते हैं, उसी के लेवल में हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की. एंड दैट इज़ नथिंग बट हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लैंग्वेज इज फॉर सिंपलर टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन्स in the form of English like language, not the 100%, we can say 99% or 98%. Then the assembly level language या machine level language में there are determined statements for writing each and every instruction. However, whatever language we learn, we need to have a fine origin of the basics of that कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है, तो उसको सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसका पता होना चाहिए. So without knowing the basics of particular language we cannot write a program in that. तो basics हमें उसको सीखना पड़ता है, फिर जाके हम उस प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम को लिख सकते हैं. The languages in these categories have different purposes. Some are meant for web programming, जैसे हम बोलते हैं कोई अलग सी लैंग्वेज है जो वेब प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है. Some are meant to produce desktop application, जो आपने एप्स आपके डेस्कटॉप पर होते हैं उनको उनको प्रोग्राम करने के लिए अलग से हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. वाइल सम कैन डू द बोथ. सो अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती है, या बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आप बहुत सारे टाइप के प्रोग्रामर्स इन द सेम लैंग्वेज यू कैन राइट. But one thing that we need to understand is that high level language is not at all understandable for the computer. लेकिन जो जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता है. हमेशा इसको ट्रांसलेट होना होता है, वनस एंड जीरोज में कन्वर्ट करना होता है पहले. सो फॉर द पर्पज ऑफ नोशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इट यूज ए कंपाइलर. या तो वो ट्रांसलेटर क्या लिए इस्तेमाल करता है, तो कंपाइलर करता है, या तो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके वो ट्रांसलेट होता है वनस एंड ज़ीरोज़ में, फिर वापस हमारे स्क्रीन पे उसका इंग्लिश में ही रिज़ल्ट आता है. सो कंपाइलर पहले क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को वनस एंड ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेसर जब उसको प्रोसेस करता है तो उसके बाद वापस जो रिज़ल्ट आता है वापस हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. सो दिस इज़ द जॉब ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर को भी मैंने आपको बताया है और इंटरप्रेटर भी मैंने आपको बताया है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन कोड. लेकिन जो कंपाइलर क्या करता है, ये होल प्रोग्राम को पहले रीड करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग कोड इन इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड. सो अब इससे भी फार बेटर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में भी फार इम्प्रूवमेंट हो गई. तो वी गॉट द fourth generation languages, right? So besides these three basic types of language, there is a next that's called the next generation of programming language.
being developed, which is referred to as a fourth generation language. A fourth generation language are being designed with perspective that a person with limited or no programming experience. तो इस फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया कि जो प्रोग्राम लिखने वाला है उसको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, उसका उसका कोई बेसिक आइडिया है ही नहीं, तो उतने लेवल पे, उतना इजी लेवल पे हम प्रोग्रामिंग पे आ गए, एंड दैट प्रोग्रामिंग जनरेशन इज कॉल्ड द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दीज लैंग्वेजेस टू प्रिपेयर द हिज मेन कोड। तो आप फोर्थ जनरेशन के उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़े से एफर्ट करके ही विल बी एबल टू राइट द प्रोग्राम्स, नो डाउट। इवन द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक उसमें जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, डॉट नेट है, हैव द इनकॉर्पोरेटेड सच सिस्टम्स। अब उसमें जावा में भी फोर्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, नेट में भी डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी इनका कंसेप्ट आ गया कि प्रोग्राम जिसको कोई आइडिया नहीं है वो भी प्रोग्राम लिख पाए, सो दैट द पर्सन राइटिंग द प्रोग्रामिंग कोड डज नॉट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फंक्शन। तो क्या किया गया कि जो फंक्शन जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है वो सब के सब रेडली अवेलेबल है, उसके लिए कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस हैं जो सब के सब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जैसे अकाउंटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डाले गए हैं, अब खाली आप उनको इस्तेमाल करना है और अपने प्रोग्राम में फिट करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो उसके बाद क्वेश्चन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज है, ये मुझे लग रहा है सब के सब यू विल नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। उसके बाद कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम, ठीक है, इंटरप्रेट टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट होता है। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फास्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट है। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड स्लोअर, ठीक है, जब कोई कंडीशन प्रोग्राम में होगी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब यहाँ पर मुश्किल होता है उसको एग्जीक्यूट करने में, वो टाइम लगता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज़ मोर, यहाँ पर मेमोरी की ज़्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है, तो यहाँ पर मेमोरी हमें कम लगती है। सो दिस द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, एक बार आपने कंपाइल करके रख दिया फिर खाली एग्जीक्यूट होता है, तो लेकिन यहाँ पर जब भी आपको एवरी टाइम यू नीड टू एग्जीक्यूट और कंपाइल और ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, एक बार ट्रांसलेट कर दिया तो हो गया, वो फिर एग्जीक्यूशन में स्टेट में आ जाता है। लेकिन जब भी आप इस वाले इंटरप्रेटर क्या करता है, हर बार जब भी वो ट्रांसलेट कर ईच लाइन दे हैव टू रिपीट द ट्रांसलेशन। एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेकड। तो यहाँ पर डिबगिंग इज़ मोर, क्योंकि ये जल्दी जल्दी एक लाइन है उसमें एरर हो गया तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा फिर करेक्शन हो जाएगी। सो यहाँ पर लास्ट में जहाँ जहाँ पर करेक्शन होगी, जिस लाइन पे करेक्शन होगी, वो लास्ट में आपको सब एरर्स दिखाता है। सो एग्जाम्पल इज सी कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर का एक नाम है दैट्स कॉल्ड सी कंपाइलर। और यहाँ पर जो इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ करता था, दैट वाज द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो सी लैंग्वेज थी हमारे पास, उसमें कंपाइलर का इस्तेमाल किया गया है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काई एंड गाई? काई इज़ द कमांड यूज़र इंटरफेस, गाई इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। सो हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट्स बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, दैट्स बेस्ड ऑन द ग्राफिक्स, सो दैट्स वाई कि दैट्स कॉल्ड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इससे पहले पुराने ज़माने में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, दैट वाज अ डॉस, उसमें कोई काम हम ग्राफिकली नहीं करते थे, तो उसका शेल अभी भी अवेलेबल यहाँ पर है विंडोज़ में। तो उस कमांड सिस्टम को, कमांड फॉर्मेट को आप फिर भी देख सकते हैं। यू हैव टू राइट CMD, तो आपको स्टार्ट करके CMD लिखना है, एंटर प्रेस करना है। सो दिस वाज द विंडो ऑफ द डॉस। जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, यहाँ पर हम खाली टेक्सचुअल लिखते थे, ठीक है। जैसे कोई फाइल बनानी है तो यू हैव टू राइट कॉपी कॉन abc.txt, एंटर, फिर हम दिस इज़ माई फाइल। आप देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर खाली टेक्सचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम था,
कोई हम ग्राफिक्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। दैट वाज नेम एज अ डॉस, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पर जो हमारा जो काम करने का तरीका था वो खाली कमांड्स बेस्ड पे था, हमें सारी कमांड्स याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास गाई है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें कोई फाइल डिलीट करनी है, हम राइट क्लिक करते हैं, कमांड निकलती है डिलीट की, तो हम डिलीट को प्रेस करते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है। सेव करना है, हम फाइल मेनू में जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कोई कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर रेडली अवेलेबल। सो दीज आर कॉल्ड द फोर्थ जनरेशन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहाँ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें इन चीज़ों को फिट करना होता है। सो बट बिफोर दैट वो आर हैविंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, दोज आर मतलब दोज वर कॉल्ड है CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, राइट। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल कॉल्ड द डॉस। तो वहाँ पर जो भी लिखना होता है कमांड से लिखना होता है। सो काई एंड गाई आर यूज़र इंटरफेसेस जो हमें होते थे यूजिंग द कंप्यूटर्स। काई इज़ द प्रिकर्सर ऑफ गाई। तो गाई से पहले क्या था? काई, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ए प्रिकर्सर एंड स्टैंड्स फॉर, इसको कमांड भी आप कह सकते हैं या इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, क्योंकि हमें वहाँ पर कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं काम करने के लिए। वायर यूज़र हैज़ टू टाइप ऑन द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हमें वो इस्तेमाल करना होता था, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ऑन द अदर हैंड गाई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ द माउस। उसमें हमें जो हमारा काई हुआ करता था उसमें माउस का कोई इस्तेमाल नहीं था। तो गाई इज़ मच ईजियर टू नेविगेट दैन द काई। हाँ ठीक, वो तो पता है, गाई से हम काफ़ी काम आसान हुए हैं। देयर इज़ ओनली टेक्स्ट इन केस ऑफ काई, वहाँ पर खाली हम क्या लिखते हैं? ओनली टेक्स्ट, नो ग्राफिक्स एट ऑल, whereas there are graphics and other visual clues in case of Guy. So DOS actually MS DOS है, MS DOS is an example of Guy, whereas Windows is an example of Guy. तो क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट टाइप में, डिफरेंशिएट बिटवीन द Guy एंड Guy। ठीक है, होल आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।